हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। एसआईपी करने के ताल्लुक से सवाल है, क्या एसआईपी करना जायज़ है या नहीं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात के अंदर ही शेयर मार्केट से रिलेटेड सवालात ज़्यादा हैं। एसआईपी करना, इंट्राडे करना, फ्यूचर एंड ऑप्शन और म्यूचुअल फंड वगैरह, आईपीओ के अंदर पैसा लगाना जायज़ है या नहीं जायज़ है। सबसे पहले जो ये एसआईपी वाला सिस्टम सवाल के अंदर पूछा गया, ये असल में कोई सवाल नहीं है और ये जायज़ नाजायज़ का इसका हुक्म इसलिए भी नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये सवाल एक तरीके से अधूरा है। एसआईपी खुद में कोई जायज़ नाजायज़ चीज़ नहीं है, वो तो एक तरीके की सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है कि आप कर रहे हो, बस इतना है एसआईपी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप कर कहाँ पे रहे हो डिपेंड करता है ये, तो यानी सवाल ये अधूरा है कि एसआईपी करना ठीक है या नहीं। एसआईपी कहाँ पर की जाएगी वो चीज़ देखनी होगी कि वो ठीक है या नहीं। तो जो लोग मैनुअली भी कर सकते हैं एसआईपी का, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा दिया और आप हर महीने इतना कटवाएं। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से मैनुअल भी किसी शेयर के अंदर पैसा लगाते हैं महीने के तौर पे, तो देखा जाए तो वो भी एसआईपी ही कहलाएगी। लेकिन एसआईपी करना जायज़ है नहीं नाजायज़ है, ये सवाल अधूरा है। डिपेंड ये करता है कि आप किस कंपनी के अंदर एसआईपी कर रहे हैं। वरना ये सवाल ऐसा ही है कि कोई ये सवाल करे कि पैसे लेकर मैं मार्केट में सामान ख़रीदने जाऊं तो मेरा ख़रीदारी करना जायज़ है या नाजायज़ है। तो सिर्फ मार्केट में पैसे ले जाके ख़रीदारी करना जायज़ नाजायज़ का हुक्म तो जब बताया जाएगा जब बंदा ख़रीदारी क्या कर रहा है वो बताया जाए। तो एसआईपी एक तरीका होता है कि किसी भी कंपनी के अंदर ऑटोमेटिक फ़ंड जितना आप डेट के साथ फिक्स करें वो कट जाए और उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट आपकी चली जाए। अब देखा ही जाएगा जिस कंपनी में आप एसआईपी कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो सबसे पहला सवाल म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यहाँ पैसा लगा सकते हैं या नहीं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के जो उसूल उलमा ने बताए हैं, अगर कोई म्यूचुअल फंड उसको फॉलो करता है और उसके पास जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं उस म्यूचुअल फंड के अंदर, अगर वो सारी उस कैटेगरी के अंदर आती हैं यानी शरीयत के तकाज़ों को पूरा करती हैं, तो ऐसे फंड में पैसा लगाया जा सकता है। और जनरली जो है वो म्यूचुअल फंड की आप तहकीक हर कंपनी की जो है वो नहीं कर सकते, यानी पूरा एक बंच की आप उसके अंदर 50 कंपनियां हैं तो सबकी आप तहकीक नहीं कर सकते। और सिर्फ इतना कह देना, बहुत से लोग कहते हैं कि काम जायज़ है लिहाजा पैसा लगा सकते हैं, ये सूरत काफ़ी नहीं है। क्योंकि जो सबसे एक अहम मसला है वो प्रेफरेंस शेयर का है कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर कोई ऐसी शेयर होल्डिंग है कि जिसके अंदर फ़ायदा फ़िक्स कर दिया गया किसी परसेंटेज के थ्रू, यानी प्रेफरेंस शेयर के थ्रू कितने लाख शेयर जो है वो ऑनरशिप के अंदर प्रेफरेंस शेयर रहेंगे जो बाद में रिडेमेबल होते भी हैं या नहीं भी होते हैं, उन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, तो फिर कंपनी के अंदर नफ़े नुकसान का जो है ना वो बराबरी की हिस्सेदारी नहीं है। दूसरी बात, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों में अहमियत भी मिलती है। अगर कंपनी कल को डूबती है तो पहले पैसा उनको दिया जाएगा, बहुत सारे उनके प्लस पॉइंट होते हैं। तो इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करना कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट के नफ़े और नुकसान के सब लोग बराबर के हिस्सेदार नहीं है, बल्कि कुछ लोग सिर्फ नफ़े के ही हिस्सेदार हैं, नुकसान के हिस्सेदार नहीं है, या उनको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगी हर चीज़ के अंदर कि अगर कंपनी डूबे तो पहले पैसा उनको दिया जाएगा, या अगर गवर्नमेंट उसको ख़रीदती है तो पहले उनके शेयर्स को जो है ना ख़रीदा जाएगा। तो उनको जो अहमियत दी जा रही है तो इसका मतलब हिस्सेदारी बराबर नहीं है। तो ऐसी कंपनी के जिनका कारोबार तो जायज़ हो, साथ में उनके अंदर प्रेफरेंस शेयर एलोकेट नहीं होने चाहिए, सारे जो है वो इक्विटी शेयर होने चाहिए और सबका फिर वो राइट जो है ना वो बराबर होगा अगर सबके पास इक्विटी शेयर होंगे। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग कर्ज़ को लेकर कहते हैं कि बैंक का कर्ज़ भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बिज़नेस के अंदर जो है वो बहुत हद तक नामुमकिन है कि बंदा जो है वो बैंक से लोन लाने ना ले। दूसरी बात ये है कि हर लोन का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी नुकसान में है। ये तो बिजनेसमैन समझते हैं कि वो बैंक से लोन क्यों लेते हैं, उनके पास हज़ारों करोड़ों का फंड होता है, कैश फ्लो भी होता है, उसके बावजूद भी लोन चल रहे होते हैं। तो ये देखना कि कर्ज़ा जो है वो कंपनी के ऊपर है लिहाजा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, फिर तो आप शायद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि कर्ज़े तो जो है ना बिजनेसमैन लेते ही हैं और उसके अंदर कोई ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं है इसलिए कर्ज़ा या लोन लिया जा रहा है, बल्कि टैक्स का भी उसके अंदर मसला होता है कि लोन लेने की भी बहुत सारी सूरतें होती है, अपने पर्सनल पैसे को बचाना डूबने से, या उसमें टैक्स के अंदर थोड़ी सी छूट पाना लोन वगैरह दिखा के, तो ये सब बिज़नेस की सूरतें होती हैं, तो लोन लिया जा सकता है।
अलबत्ता इतना ज़रूर है कि कोई कंपनी का फंडामेंटल ऐसा है कि भाई कंपनी का प्रॉफिट तो लॉस में जा रहा है, मतलब घाटे में जा रहा है हर साल, लेकिन लोन उसका बढ़ता जा रहा है और उम्मीद ही नज़र आ रही है कि वो कंपनी आने वाले टाइम पे जो है वो बैंक जो है उसको एक्वायर कर लेगा पूरे हायर, और उसके अंदर सारा फंड बंदों का चला जाएगा। तब तो एक लोन देखने वाली चीज़ है कि हाँ इस कंपनी में लोन ये पैसा ज़्यादा है। लेकिन अगर जनरली छोटा मोटा लोन चल रहा है, नहीं कंपनी के कैप को देखते हुए कि लार्ज कैप कंपनी है तो उस पर कितने हज़ार करोड़ का लोन चल रहा है, या मिड कैप कंपनी है तो उस पर कितने हज़ार करोड़ का चल रहा है, उस चीज़ को देखते हुए लोन या कर्ज जो है वो उसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, नहीं कर्ज वाली कंपनी में भी किया जा सकता है। हर कर्ज का मतलब ये नहीं कि कंपनी डूब जाएगी। तो प्रेफरेंस शेयर ना हो, कारोबार उसका जायज़ हो, यानी जो काम कंपनी करती है वो काम जायज़ तरीके से होता हो। तरीका मतलब ये कि कंपनी के अंदर जो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, जिस सर्विस को कंपनी दे रही है या जो प्रोडक्ट कंपनी दे रही है, वो चीज़ें जो है वो जायज़ होनी चाहिए। और कर्ज़ का मसला वही है कि उतना कर्ज़ होना चाहिए कि कंपनी ना डूबे। अब बहुत सारे उलमा इसके अंदर ये कहते हैं कि शेयर मार्केट एक तरीके का जाल है और इसमें लोग पैसा लगा के अक्सर फंस जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। प्रॉपर तरीके से ये एजुकेटेड नहीं होते लोग, जो पैसा लगा के फंस जाते हैं वो इसमें एजुकेटेड नहीं होते। अब क्योंकि जानते नहीं हैं, और दूसरा चीज़ ये है कि शॉर्ट टर्म में लोग अमीर भी होना चाहते हैं, तो जो शेयर मार्केट लेके लोगों को डूबती है उसके अंदर उमूमन तो यही होता है कि बंदा पैसा लगा के जल्द चाहता है कि उसे 6 महीने साल भर के अंदर या फिर 25 दिन में पैसा डबल हो जाए, ये उसकी उम्मीद होती है। बाकी ये कि आप किसी कंपनी को बिज़नेस के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप शेयर लेते हैं, उसे 10 साल 20 साल रखते हैं, तो उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, जबकि कंपनी अच्छी पिक की गई हो तो। वरना ऐसा नहीं है कि सबका पैसा डूबता है। पैसा उन्हीं लोगों को डूबता है जो लोग बेसब्रे होते हैं, कि जिनको साल 2 साल में बगैर मेहनत के करोड़पति बनने की उम्मीद होती है। तीसरी चीज़ ये भी होती है ख़राबी के, ज़ाहिर सी बात है कि इतने लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, ख़ासतौर से मुसलमानों के अंदर शेयर मार्केट को लेके या इस फील्ड की एजुकेशन को लेके, तो इसलिए लोगों के अंदर ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है। बहुत सारे तो इसको जुआ या इस तरीके से ताबीर करते हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। किसी भी बिज़नेस को बिज़नेस के तौर पे इसको लिया जाएगा। हर बिज़नेस खोलने से पहले अगर आप ये तसव्वुर कर लें, आज अपना बिज़नेस शुरू करूँगा, 25 दिन में करोड़पति बन जाऊँगा, तो शायद ही आप कामयाब होंगे, तो नुकसान तो होता ही है। तो इसलिए अगर बिज़नेस के तौर पे बंदा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए उसका फ़ायदा लेगा, उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाएगा और लंबे समय 10-20 साल के बाद उसका फ़ायदा लेगा, तो उसमें फ़ायदा ज़रूर मिलता है। दूसरी चीज़ ये, लोगों को जो ये कहते हैं कि उनको ज़्यादा नुकसान होता है या फ़ायदा नहीं होता, या तो उनको हो चुका होता है तो एक तरीके से दूध का जला छाछ फूँक के पीता है, तो वो इस तरीके की बातें करते हैं। वरना होता ये है कि लोग इतना कम अमाउंट लगाते हैं शेयर मार्केट के अंदर कि जो शायद 10 साल 20 साल के अंदर भी कोई फ़ायदा नहीं देगा। मसलन ये, किसी ने 10-20 हज़ार रुपये अगर लगा भी दिए, अगर कोई पेनी स्टॉक है वो 2-3 हज़ार% अगर बढ़ गया तो अलग चीज़ है, वरना इसमें कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा नहीं कि बंदा 10-20 हज़ार रुपये तक लगाए तो कुछ नहीं है। तो जो लोग ये देखते हैं कि हाँ भाई फलां शख्स को लाखों का फ़ायदा, करोड़ों का फ़ायदा, वाक़ई होता है, लेकिन उसमें भाई कैपिटल भी तो उतना होना चाहिए ना। अब 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 के कैपिटल पे क्या करोड़ों कमा लोगे, और वो सब्र नाम की चीज़ भी नहीं होती। बंदा सोचता है 1 साल में बना लूँगा, तो कोई कंपनी कितनी परसेंटेज दे देगी आपको 10,000 पे 10 लाख करने के लिए? ज़ाहिर सी बात है कि आप सोचो एक ही साल में हो जाए, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। यानी ये कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं कि जिसे आपने घुमाया और आप सोचोगे इसमें बंदा लखपति करोड़पति बन जाए। बिज़नेस की तरह ही कंपनियाँ चलती हैं, कंपनी में प्रॉफिट लॉस सब चलता है और धीरे धीरे ही कंपनियाँ ग्रो करती हैं। तो लोग जब ये भ्रम दिमाग से निकाल देंगे, तब उनको समझ में आएगा कि इसमें पैसा डूबता उन्हीं लोगों का जो बेसब्रे होते हैं, कि आज पैसा डाला और कल को वो निकालने की सोचते हैं। अगर लॉन्ग टाइम के लिए बंदा उसमें डाले, सारी शर्तें देखने के बाद 5 साल 10 साल सब्र रख ले, तब तो ठीक है। दूसरी बात ये कि अमाउंट भी कम से कम, प्रिंसिपल अमाउंट तो बड़ा ही होना चाहिए जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर ऐसा है कि एकदम बड़ा अमाउंट नहीं है, मान लीजिए उसके पास कोई 40-50 हज़ार रुपये या लाख 2 लाख रुपए नहीं है लगाने के लिए, तो एसआईपी करनी चाहिए फिर ऐसी कंपनियों में कि जिसमें हर महीना कुछ ना कुछ फंड बंदा डालता रहे और वो देखता रहे 10 साल 20 साल तक का मैं वेट कर लूँगा, तब ये मैनुअली एसआईपी करने में कोई ख़राबी नहीं है। मतलब सूरत हाल ये है कि मुतलकन शेयर मार्केट के नाजायज़ होने का कोई उलमा का ऐसा हुक्म नहीं है। जायज़ है, काम जायज़ हो, प्रेफरेंस वाला मसला ना हो, कर्ज़ वाला चल जाएगा। दूसरी ये कि बंदा खुद के पैसे भी अगर डाले तो उसको खुद की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें एक मैंने आलिम दीन, अपने सुनने आलिम दीन है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, उनकी एक राय मैंने सुनी थी। वो फरमा रहे थे कि लोगों के एक तरीके से ये जाल है कि जिसके अंदर लोग ज़्यादातर पैसे डूबते हैं, और शरीयत उस चीज़ को मना करती है
कि जिस चीज़ में पैसे डूबे उससे जो है ना दूर रहना चाहिए, क्योंकि माल नाहक बर्बाद नहीं करना चाहिए या माल को ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर किसी को वो काम आता ही नहीं है और बंदा उस काम के अंदर पैसे लेके कूद जाए, तो जाहिर है कि उसका पर्सनल मैटर है, उसमें वो काम तो नाजायज़ नहीं होगा। अब ऐसा तो किसी को बिज़नेस भी नहीं आता, बहुत सारे लोग बिज़नेस में पैसा लेके उतरते हैं और नुकसान उठाते हैं। कपड़े के कारोबार में भी लोग नुकसान उठा लेते हैं, खेती के काम में भी लोग नुकसान उठा लेते हैं। तो अगर उस काम की प्रॉपर एजुकेशन है ही नहीं बंदे के पास और वो काम बंदा करने चलेगा, तो ये हुक्म तो फिर सारे बिज़नेस के ऊपर लगना चाहिए। तो लिहाजा शेयर मार्केट के अंदर लोगों का यही है कि उनको आता नहीं है कंपनियां पिक करना, या किसी जानकार से वो लोग उसकी नॉलेज रखते भी नहीं है, या फिर उनकी इमेजिनेशन कुछ ऐसी होती है जादुई कि बंदा बस रात को उठेगा 10 रुपये लगा के मेरी कंपनी बस जो है वो ग्रो होती रहे। यानी हर किसी का माइंडसेट ऐसा है कि लोग अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल को वो उसे सिर्फ ग्रीन ग्राफ ही देखना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ देखना नहीं चाहते। ये मेंटलिटी लोगों की बन गई। अब जाहिर है उसके अंदर लॉस होता है तो बंदे घबराहट में निकाल लेता है, कंपनी है ऊपर नीचे जाएगी। तो नुकसान उन्हीं लोगों को होता है कि जिनके पास इसकी अवेयरनेस नहीं होती, जो लोग इसकी जानकारी नहीं रखते, या जो लोग सब्र करना नहीं जानते। अगर वो अच्छे तरीके से SIP करता रहे अच्छी कंपनी के अंदर, हर महीने 1000, 2000, 5000, 10,000 अपनी कैपिटल के हिसाब से जितनी उसकी इनकम है, और 5 साल 10 साल तक वो रखना चाहे कि भाई इसमें मैं रखना चाहूँगा, कंपनी अच्छी आने वाले टाइम 10-20 साल बाद इसका प्रॉफिट लूँगा, तो 100% उसको प्रॉफिट मिलेगा, नुकसान में नहीं होगा। बाकी कंपनी को गिरता हुआ भी देखे तो भी सब्र करना चाहिए, यानी कैलकुलेटेड रिस्क तो इतना लेना चाहिए कि बंदा उसको झेल सके। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने बताई किसी खास मौके पर कोई कंपनी भाग रही है, बंदा उसमें पैसा लगा देगा। अब जाहिर है कि जब उसका दौर चला जाएगा, उसके अंदर करेक्शन आएगा, तो वो डाउन होगी। डाउन होते ही बंदा सोचेगा मेरा पैसा मर गया, फिर वो लोगों को बोलेगा ये एक जाल है, ये एक ऐसा है, जबकि लालच उसके खुद के दिल में थी कि वो घबराहट में पैसा उसने निकालना चाहा, तो जाहिर है कि लॉस उसमें होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना SIP से मैनुअली करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड की कंपनियां जो है वो नहीं कहा जा सकता, और मैनुअली भी उस सूरत में जब आप खुद अपने ज़ाती तौर पे कंपनी की जो है वो एनुअल रिपोर्ट को पढ़ लोगे, उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर के बारे में आप पढ़ लोगे कि है या नहीं है। बाकी कर्जा वगैरह तो जनरली आपको स्क्रीनर पे या दूसरी वेबसाइट पे मिल ही जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जल्दी नहीं मिलते। प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने एलोकेट किए हैं नहीं है, ये सारी जानकारी जो इक्विटी शेयर की होती है वो तो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में होती है। तो अगर बंदा कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसमें पर्सनली तौर से इन्वेस्टमेंट करता है तो वो जायज़ है, जबकि कंपनी में काम धंधा भी जायज़ होता है। SIP इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर कई कंपनी एक साथ होती है, और हर कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर आप चेक कर सको तो कर लो, तो ऐसे फंड को भी आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। तो SIP का तो ये हुआ। अब रहा IPO से रिलेटेड, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि IPO के अंदर पैसा लगाना दुरुस्त है या नहीं। तो IPO के अंदर तो क्योंकि कंपनी जब फर्स्ट टाइम लिस्टेड हो रही है तो उसकी तो कोई एनुअल रिपोर्ट आपको इतनी जल्दी पब्लिक के आगे नहीं आ पाएगी, तो उसके अंदर जब कंपनी लिस्ट होगी तब वो बताएगी ना अपनी फर्स्ट ईयर की रिपोर्ट के अंदर कि वो कितने शेयर को जो है ना इक्विटी में डाल रही है और कितने % शेयर जो है इसके ऑनर प्रेफरेंस के तौर पे रख रहे हैं। तो IPO में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह भी जो है ना परहेज करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के अंदर ये चीज़ पहले क्लियर कट नहीं होती कि इसमें प्रेफरेंस शेयर होंगे पब्लिक में या नहीं होंगे। अगर श्योर हो आपके उसके अंदर कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, सब इक्विटी शेयर धारक जो हैं वो सारे बराबर के हकदार हैं, और बाकी वही बेसिक चीज़ है कि कंपनी का कारोबार जायज़ है तो उसके अंदर IPO में इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई बंदा चाहे कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट उसने IPO में कर तो दिया, और ये चीज़ पता नहीं थी कि इसके प्रेफरेंस शेयर आएंगे या नहीं आएंगे, और आने के बाद अगर पता चल गया, यानी IPO उसका नंबर आ गया और IPO लेने के बाद मालूम चल गया कि उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर मौजूद है उसके एनुअल रिपोर्ट के अंदर, और इक्विटी शेयर भी मौजूद है, तो प्रॉफिट छोड़ के अपना जो है वो बंदा जितना पैसा लगाया है अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकता है। और अगर प्रॉफिट भी आ गया है तो वो प्रॉफिट जो है वो सदका कर दे, फिर मतलब उस कंपनी से बाहर आ सकता है। लेकिन जिसमें श्योरिटी है कि प्रेफरेंस शेयर इसके नहीं होंगे तो उसका IPO भी लिया जा सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में भी लोग सवाल पूछते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन जाहिर है इसके, और ये इंट्राडे के बारे में, ये दोनों सूरतों को तो सवाल करने नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ तौर से मैंने इसको नाजायज़ कहा है। पहली चीज़ तो ये कि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वो आपको उसमें ऑनरशिप मिलने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। यानी जब आप शेयर बाई कर लेंगे तो आपके पास जो मेल आएगा वो 2 या 3 दिन के बाद आएगा कि आपके अकाउंट में ये शेयर जो है वो लीगल तौर से ट्रांसफ़र कर दिए गए। अगरचे वो बाई करने में रिफ्लेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन उसकी ओनरशिप इस तरीके से हैंड टू हैंड नहीं मिलती, तो थोड़ा टाइम उसमें लगता है।
तो इसलिए शेयर लेना, हाथों हाथ बेच देना, ओनरशिप भी नहीं ली, तो ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए इससे बचना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। और रहा ये कि बिड लगाना एक तरीके से कि भाई ये फ्यूचर में ये शेयर के प्राइस क्या होंगे, वहाँ जाके मैं उसे बेचूंगा या मेरे पे ऑप्शन रहेगा कि मैं बेचूं या ख़रीदूं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इससे भी बचना चाहिए कि ये एक तरीके की जुए की सूरत होती है फिर, कि बंदे अपने शेयर को जो है ना फ्यूचर के अंदर किस प्राइस पे लेगा और बेचेगा। और कभी कभी तो ऐसा भी, यानी जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है बंदे के पास उतना अमाउंट होता नहीं है, बस वो लगा देता है बिड के, अगर इतने पे आएगा तो मेरे इतने शेयर हैं और अगर इतने नीचे जाएगा तो मेरे इतने शेयर जो है वो, यानी एडवांस में शेयर लेके बेचने वाली बात है कंपनी से कि हम आपसे 100 शेयर लेंगे या 100 शेयर देंगे। तो इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन ये दोनों क्लियर कट है। अब एक सवाल इसके अंदर एक और भाई ने पूछा था, क्या शेयर मार्केट की नॉलेज दी जा सकती है, यानी चैनल बना के लोगों को सिखाया जा सकता है कि शेयर मार्केट के अंदर किस किस तरीके से कंपनियों के डेटा को देखना, एनालिसिस करना, तो वो दुरुस्त है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी एक तरीके की एजुकेशन है जो लोगों के अंदर आम की जाएगी, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। अगर कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज रखता है तो लोगों के साथ उसको शेयर कर सकता है, बता सकता है कि आप कंपनियों के किस तरीके से चार्ट देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट किस तरह से पढ़ेंगे, उनका प्रॉफिट, उनका लॉस, हर तरीके क्वार्टर में बढ़ रहा है, घट रहा है, किस तरह से उसको आप देखेंगे, किस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी ठीक है या नहीं, उसका ग्राफ किस तरह देखेंगे, पिछले साल के रिटर्न, 10 साल के रिटर्न कंपनी के किस तरह देखें और किस तरह से आप चूज़ करें किस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। अगर लोगों को ये चीज़ सिखाई जा रही है ताकि लोग उससे जो है वो अवेयर हो जाएं और किसी भी फ्रॉड कंपनी या किसी लोकल कंपनी या डूबने वाली कंपनी में सिर्फ ये कि उसका बुल पैटर्न देखने के बाद उसमें इन्वेस्ट ना करें, या इन्फ्लुएंसर के कहने पे कि जो ऑपरेटर उसको हाइक कराते हैं जानबूझ के, उनके झांसे में ना आए, इसलिए लोगों को अवेयर किया जाएगा। एजुकेशन वीडियो शेयर मार्केट की अगर बंदा कोई एजुकेशन के तौर पर बनाना चाहे तो वो बना सकता है, जबकि इसमें कोई ख़राबी नहीं है। यानी इंट्राडे ना सिखाए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ना सिखाए, सिंपल कंपनियों की चीज़ों को समझना सिखाए। और बाकी सीखेगा भी फिर वही जिसको इतनी नॉलेज, कम से कम बेसिक बंदे की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। वैसा नहीं कोई बिल्कुल ही बंदा अंगूठा छाप है तो वो फिर नहीं समझ सकता। यानी तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जिसको कुछ भी नहीं आता तो वो इस चीज़ में समझ ही नहीं सकता, फिर उसके लिए तो वो वीडियो है भी नहीं। और उनको इन चीज़ों से दूर भी रहना चाहिए। जिन लोगों को बेसिक नॉलेज है, कम से कम 10-12 तक तो पढ़े हुए हैं, कि जो समझते हैं कि कंपनी नाम की चीज़ होती क्या है और इस चीज़ को वो जानते हैं, तो वो लोग इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें। बाकी कुछ यही शेयर मार्केट से रिलेटेड सवाल थे जो मैंने आपको बता दिए। काफ़ी लोग पूछते हैं और बहुत सारे लोग एक पर्सनल कंपनी के बारे में पूछते हैं, भाई मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड तो होनी चाहिए, मैं आपको गाइड करूं कि कौन सी कंपनी में लगाना है नहीं लगाना। आप जानो, आप देख लो, एक उसूल जो है ना बता दिए गए कि भाई ये चीज़ें देख लो, आप उसके बेस पे लगा दो। तो पर्सनली आप कंपनी के बारे में सवाल करते हैं, ये तो मतलब बहुत ही नासमझ वाली बात है। आप खुद समझे, कोई बंदा इतना वेला तो नहीं बैठा कि 5000 कंपनियों की वो एनुअल रिपोर्ट पढ़ता रहे और सारे आपको बताएगी जी किस में जायज़ है किस में नाजायज़ है, कौन कर्जे में कौन नहीं। ऐसा बंदा कौन होगा जो खाली बैठ के पढ़े। तो ऐसा नहीं होता। आप ये चीज़ अपने बेस पे, अपने लेवल पे करें। सिर्फ जायज़ नाजायज़ का आप पूछेंगे। और ज़्यादा तफसील के लिए किसी पर्सनल कंपनी के बारे में पूछना है तो भाई ले जाके किसी करीबी आलिम को दिखाएं, अगर वो उसकी जानकारी रखते हैं, और उनसे पूछ लें जी इस कंपनी का ये काम है और ऐसा ऐसा मसला है, इन पर इन्वेस्ट करें या नहीं। मेरे को भी इसमें भेजने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपसे बोलूँगा कि आप भेज दो तो भाई सब लोग भेज देंगे और फिर तो पूरा टाइम लोगों के सवाल जवाब के अलावा सारी कंपनी के मतलब मैनेजर डायरेक्टर ही मैं ही बन जाऊँगा। सारी कंपनी के एनालिसिस करके मैं आपको बताऊँ कि उसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, वो पर्सनली आप लोगों का रहेगा। बाकी एजुकेशन की वीडियो बनाई जा सकती है, तो वो अगर कोई लोग बनाना चाहें, जिसने सवाल करा तो वो बना सकते हैं ताकि लोगों को सिखा सकें। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी वही है, क्योंकि बंच में कंपनियां होती हैं तो उसके अंदर भी बचना चाहिए इन्वेस्ट करने से। SIP मैनुअली के जो कंपनी में लगता है आपको हलाल कारोबार है उस सूरत में। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और cPanel के साथ। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।